हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। फिर से आपकी सेवा में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। होप सो आपने अभी तक पुरानी वीडियोस लगातार देख रहे होंगे आप लोग, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम के लिए मोटिवेशनल वीडियो, इंट्रोडक्शनरी वीडियो थी, वो आपने देखा होगा। सेकेंड पॉइंट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रो का था, और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इंट्रोडक्शनरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। सो इस चैनल में अगला पार्ट जो आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आगे का पार्ट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग पूरा एसेसरी पार्ट पढ़ेंगे, पूरा एसेसरी पार्ट पढ़ेंगे। सो एसेसरी पार्ट का सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो एसेसरी पार्ट में कौन सी चीज है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर एक पॉइंट का डिटेल पार्ट। पहला पॉइंट जैसे हमारा टेस्टिस। टेस्टिस में मैंने पहले ही समझाया था कि क्या पोर्शन है, क्या चीजें थी, बट हमने डिटेल नहीं किया था। आज मैं टीएस ऑफ टेस्टिस एक शॉर्ट डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं कि उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन सी सेल क्या रिलीज करती है। टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के पास में बच्चे सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। इस तरह से कुछ लोब्स होते हैं। इन पार्ट को हम कौन कौन से तरीकों से पढ़ सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये टेस्टिस का पोर्शन है। टेस्टिस के पोर्शन पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। ईच लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं। इस ट्यूब्यूल के अंदर मैं 2 टाइप की सेल बनाऊंगा। ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि कुछ सेल्स हैं इसके अंदर। तो हम मान के चलते हैं कि ये एक रेड पोर्शन पे नॉर्मल, कुछ स्पेशलाइजेशन मैं इस पे नहीं बना रहा हूं आपका, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो सारे पॉइंट कवर हो जाएं और आपको बर्डन भी ना लगे। ठीक है, तो इनके पास में बच्चे 2 टाइप की सेल्स होती हैं। दोनों का नाम हम लोग स्पेशलाइजेशन में पढ़ेंगे। हम मान के चलते हैं कि ये 2 टाइप की सेल इनके पास में प्रेजेंट है। ये पहली जो रेडिश सेल है, इस सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम जर्म सेल भी कहते हैं, क्योंकि जर्म सेल ही है जो फर्दर स्पर्मेटोजोआ, जिसे बाद में हम स्पर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये बनाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव ओनली 2 सेल। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक जर्म सेल है, हमेशा यह डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। होप सो आप डिप्लॉइड का मतलब समझते होंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हमेशा पेयर में होता है, सेट में होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट है। वो पार्ट कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल स्पर्मेटोजोआ बनाती है। अगली सेल का नाम, ये जो ब्लूइश सेल यहां पे दिखाई दे रही है, इस सेल का नाम होता है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसे हम लोग नॉर्मली नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, नर्स सेल भी इसका नाम है। ये क्या करती है? सर्टोली सेल हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट। पहला फंक्शन इसका, फंक्शन नंबर ए, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म। ओके, सेकेंड फंक्शन जो इसका फंक्शन बी है, इस फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करती है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि हार्मोन भी रिलीज करती है, और इस हार्मोन का नाम होता है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन ये क्या करता है आपको समझ में आ जाएगा, वर्ड से ही क्लियर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और कुछ समय के बाद जब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, और इनहिबिन उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट भी करता है, न्यूट्रिशन वगैरह भी देता है, बट उसे स्टॉप करने का भी रोल है सर्टोली सेल का। तो ये 2 फंक्शन हमने पढ़ लिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का पहला पार्ट स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल। अगला पार्ट जो है ये कुछ स्पेस होते हैं, बाकी सब में वैसा ही होगा, मैं सबका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं समझता। इसके अलावा कुछ और सेल ऐसे प्रेजेंट होंगे इनके पास में। ये जो खाली जगह है बच्चे, इस खाली जगह का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस हैव, ये अपने पास में रखता है इंटरस्टिशियल स्पेस एक सेल का नाम है जिसे हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम जो हम लोग रखते हैं उसका नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम है बच्चे? लीडिंग सेल। इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेल, पहली चीज तो है, फर्स्ट पॉइंट है इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम है इसका लीडिंग सेल। ये हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करेगा और रिलीज हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस, इसका मेन कंपोजिशन टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन है वो तो है ही, अभी हम सिर्फ नाम जानेंगे। ये दूसरा हार्मोन जो है एंड्रोजेंस रिलीज होगी। इसके अलावा इसके पास जो दूसरा पार्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अलावा, इसके पास में इंटरस्टिशियल सेल है, लीडिंग सेल है जिसका नाम, और दूसरा इनके पास में प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज, या कहना चाहिए ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स। तो हमने इस तरह से टेस्टिस के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू पढ़ लिया कि टेस्टिस के पास एक्चुअली हम उसका टीएस करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए बच्चों, कई बार टीएस ऑफ टेस्टिस में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसमें स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और देन फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, स्पर्मेटिड, इन सब के ऊपर में डायग्राम भी बनाते हैं। बट एक्चुअली ये स्टेप बाय स्टेप एक साथ कुछ चीजें नहीं हो सकती, हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। अभी मैं कोई चीज कह दूं कि यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, आप उसे समझ में नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप उसे कोशिश भी मत करिए, डायरेक्टली समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया, और देन फिर वो कैसे बनेगा वो मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको समझाऊंगा। सो पहला पार्ट बहुत इजी है, आप होप सो बड़े आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखो बच्चों, टेस्टिस के बाद बाकी चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला पार्ट है ट्यूबुलाई रेक्टी, उसके बाद रेटाटेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया और वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस। इन बीच में सारी चीजें वेसल्स होती हैं, वो सिर्फ पाथवे हैं, ट्रांसफर करने का काम करेंगी। सो अगला इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है एपिडिडाइमस का। एपिडिडाइमस के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? एपिडिडाइमस के बारे में एक बात याद रखना है बच्चे, इसके 3 लोकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉर्डा, कॉपुट और कॉर्पस। एपिडिडाइमस पार्ट जो है ये स्पर्म को स्टोरेज करता है, स्पर्म का स्टोरेज, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने पहले भी बताया है। स्टोरेज करने के बाद दूसरा, स्पर्म को बहुत देर तक जो न्यूट्रिशन देने का काम है वो भी एपिडिडाइमस में ही होता है, कुछ अमाउंट में ये न्यूट्रिशन देने का काम भी होता है। तीसरा, कुछ अमाउंट में एपिडिडाइमस क्या करता है, देखिए भाई स्पर्म बन चुका है, एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाएगा, तब तक स्टोर होता रहेगा टिल इजाकुलेशन, जब तक इजाकुलेशन ना हो जाए, जब तक स्पर्म बाहर रिलीज ना हो जाए तब तक वो वहीं पर स्टोर रहेगा। सो तब तक उसका न्यूट्रिशन का ख्याल, उसकी मोबिलिटी का ख्याल, उसके स्टोरेज का ख्याल, उसके डायग्राम का ख्याल, उसकी सारी चीजों का ख्याल कौन रखता है? एपिडिडाइमस। सो न्यूट्रिशन देता है स्मॉल अमाउंट में, स्पर्म स्टोरेज करता है और कुछ अमाउंट में कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी रखा सके। होप सो। तो एपिडिडाइमस का बहुत सिंपल फंक्शन है, ठीक है। कभी कभी प्राइमरी कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए जो स्पर्म है उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसको मेंटेन रखने का काम एपिडिडाइमस हेल्प करता है। हो गया? सो याद रखेंगे
एपिडिडाइमस के बाद बच्चे ये पहले कॉपुट में, फिर कॉर्पस में, फिर कॉर्डा से होता हुआ वास डिफरेंस में पहुंचता है। वास डिफरेंस भी कुछ नहीं है, वास डिफरेंस जो है वो भी एक पाथवे है। सो हमने डायग्राम में उसे कवर कर लिया था। तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वासा डिफरेंस जो है वो पहुंचती है सेमाइनल वेसिकल में। कहां पहुंचती है? सेमाइनल वेसिकल में। और वासा डिफरेंस जैसे ही सेमाइनल वेसिकल में पहुंचती है, याद रखना यहां पे हम लोग पढ़ लेते हैं वासा डिफरेंसिया। ये पहुंचा, रीच्ड, पहुंच गया, पहुंचा। कहां पे पहुंचा बच्चे? पहुंचने के लिए ये पहुंचा सेमाइनल वेसिकल में। ठीक है, सेमिनल वेसिकल में जो है ये पहुंच गया। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होने के बाद अब उसका नाम पड़ जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम पड़ेगा? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो यूरेथ्रा के साथ मिलकर बाद में यूरिन को सीमेन को रिलीज करने का काम करेंगे। सो एकदम सिंपल है, यूरेथ्रा के थ्रू ओपन हो सकता है। अगला पोर्शन ये आएगा बच्चे कि जब सीमेन इन सब से आगे हुआ बढ़ता हुआ जाएगा तो कहां पे पहुंचा? सेमिनल वेसिकल में। अब हम दूसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। उनका क्या फंक्शन है, क्या रिलीज करते हैं और सीमेन कैसे बनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सीमेन बनाने के लिए पहली इंपॉर्टेंट ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बच्चे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होगा, 2 की संख्या में रहेंगे ये। ठीक है, अगली कहानी, सेमिनल वेसिकल फॉर्म या प्रोड्यूस 60% ऑफ सीमेन। ये सीमेन का 60% पार्ट बनाते हैं। तो क्या क्या देता है बच्चे ये? सेमिनल वेसिकल सबसे पहले प्रोवाइड करेगा फ्रुक्टोज। आप लोग जानते हैं फ्रुक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ठीक है, हेक्सोज शुगर है। फ्रुक्टोज क्या है भाई? ये यहां पर एनर्जी मतलब एनर्जी सब्सटेंस है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा ये? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। स्पर्म को एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी। तो आप यहां पर लिखेंगे एटीपी सोर्स, मतलब एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म। जैसे ही इस फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद जो एटीपी बनेगी वो स्पर्म का न्यूट्रिशन, मतलब ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि स्पर्म का न्यूट्रिशन जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है वो हमारी तरह ग्लूकोज नहीं होता, उनको जरूरत होती है किसकी? फ्रुक्टोज की। किसकी? फ्रुक्टोज की। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज होता है, इसको अपन कहते हैं आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल कोई स्पेशल फंक्शन नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बट प्रेजेंट होता है। स्पेशल फंक्शन ऐसा है कि ये स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है एंड इन यूटेरस वाली कंडीशन में। शॉर्टली पढ़ेंगे इसको। तीसरा पार्ट, एक और वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या नाम होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो पार्ट जो है, ये दोनों याद रखना यूटेरस में स्पर्म मूव हेल्प इन, आप इसको शॉर्टली लिखेंगे हेल्प इन स्पर्म मूवमेंट। हेल्प इन स्पर्म मूवमेंट एट, कहां पर हेल्प करेंगे? वह हेल्प करेंगे कहां पर? यूटेरस में, मतलब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर। ये 2 फंक्शन होंगे। सेमाइनल वेसिकल, फ्रक्टोज, इसके अलावा 4th पॉइंट पे कुछ अमाउंट में सिट्रेट भी रिलीज करते हैं। सिट्रेट ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये हेल्प करता है। सिट्रेट हेल्प करता है किसमें? हाइलोरोनिडीज एक केमिकल है जो ओवा को पेनिट्रेट करता है। उसको पेनिट्रेट करने के लिए सिट्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। तो सिट्रेट हेल्प इन पेनिट्रेशन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आप इसमें लिख सकते हैं, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन।
ओके, सो सेमेन वेसिकल बहुत इजी है, आपको आसानी से बन जाएगा, एकदम कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, ये सिंगल होता है हमेशा, मतलब सिंगल इन नंबर, नंबर में एक ही रहेगा ये हमेशा, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ही नंबर है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सबसे खास बात ये है बच्चे कि अब ये जो सीमेन यहां से मिलने के बाद आगे पहुंचा, ये क्या करता है 25% प्रोड्यूस करता है, 25% ऑफ सीमेन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। 25% पार्ट बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगली कहानी ये है कि अब ये रिलीज क्या क्या करता है। मैंने पहले ही कहा था क्या चीजों को ये मिक्स करेगा। सो मिक्स करने के लिए इसके पास में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम आयंस। इसके अलावा कहना चाहिए फॉस्फेट आयन। कैल्शियम बच्चे स्पर्म की मोबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाइवेलेंट आयन इस हेल्प इन, याद रखना ये दोनों में शॉर्ट लिख देता हूं, हेल्प इन मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दूसरा केमिकल इसके पास में जो प्रेजेंट होता है उसे अपन कहते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा एसिड, कई बार क्वेश्चन आया है नीट में, एम्स में कि कई इनमें से कौन सा एसिड जो है वो स्पर्म में प्रेजेंट होता है या सीमेन में प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखेंगे सिट्रिक एसिड। इसका भी वही कहानी है भाई, हेल्प करता है पीएच मेंटेन करने में, पीएच को मेंटेन करेगा। कितना पीएच होता है? 6 to 7 पीएच होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, 6 to 6.5 पीएच होना चाहिए, याद रखना इसमें 6 to 6.5 पीएच होना चाहिए सीमेन का। उसको मेंटेन करने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड का है। किसका काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट सिट्रिक एसिड जो है ये रिलीज करेगा। तीसरा अगला एक केमिकल जो रिलीज करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। आपने इसे 11th में पढ़ा होगा कि फाइब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है टोटल 13 में से फाइब्रिनोजन। तो स्पर्म को क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है बच्चे, कब और कहां? सबसे पहली बात यह है क्लॉट का मतलब स्टेबल होना, क्लॉट का मतलब होना स्टेबल होना। देखिए भाई स्पर्म में मोबिलिटी होती है और अगर स्पर्म रिलीज नहीं हुआ है, स्पर्म अभी इनसाइड द मेल बॉडी है, एपिडिडाइमस वगैरह में भरा हुआ है, तो क्या उसे मोबिलिटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट का लॉस करेगा, सॉरी मतलब एनर्जी का लॉस करेगा, हीट का लॉस में भी है ना, सो एनर्जी का लॉस करेगा। सो एनर्जी को बचाने के लिए स्पर्म को स्टेबिलिटी देना जरूरी है। सो फाइब्रिनोजन पहले क्लॉटिंग फैक्टर यूज होगा जो स्पर्म को बाकी कंडीशन में क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा, स्पर्म की मोबिलिटी को कम करके रखेगा। यह है फाइब्रिनोजन का काम। किसका काम है? फाइब्रिनोजन का काम है। सो जब तक स्पर्म रिलीज नहीं हुआ है तब तक उसको स्टेबल रहना होगा, उसको ज्यादा मूवमेंट इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है, ठीक है। सो फाइब्रिनोजन की जरूरत है, बट जैसे ही वो बॉडी से बाहर रिलीज हुआ उसको कुछ देर मूवमेंट करनी है। सो फाइब्रिनोजन के अगेंस्ट एक चौथा केमिकल इसके पास में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। वर्ड से ही क्लियर हो गया कि फाइब्रिनोजन के अगेंस्ट काम करता है, फाइब्रिनोजन के अगेंस्ट काम करेगा फाइब्रिनोलाइसिन। होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइब्रिनोलाइसिन ये फोर्थ प्रोडक्ट जो है इसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन और ये अगेंस्ट काम करता है। इसका थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा के रखें कि फाइब्रिनोजन क्लॉट करने में हेल्प करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और फाइब्रिनोजन अगेंस्ट स्टेबिलिटी। ये स्पर्म को कहेगा भाई भागो दौड़ो, नहीं तो ओवा के साथ मिलेगा कैसे, तो उस केस में फाइब्रिनोलाइसिन काम करता है। अब इफ मान लीजिए ये यूटेरस में नहीं पहुंचा, सो आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो गया, अब उस कंडीशन में क्या होगा? सो उस कंडीशन पे फाइब्रिनोजन अगेन स्पर्म को क्लॉट करने में हेल्प कर देता है।
बाकी बहुत देर तक वो जिंदा इधर उधर फड़फड़ाता ना रहे। अगर थोड़ी देर काम नहीं चला तो उसके बाद अपन उसको क्या कर देना है, फिर से क्लॉट कर देना है। तो ये फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रोलाइसिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं इसको रिवीजन फटाफट कर देता हूं, आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। कहानी एकदम एकदम जबरदस्त कहानी समझ में आ जाएगी और कुछ इस तरह से हमारे लगभग सारे ग्लैंड कवर हो गए। ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखिएगा। तीसरी और एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी पॉइंट आपको यहां पर मैं समझा देता हूं। तीसरा पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं बल्बो, ये तीसरी ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा नाम मैंने बताया था, इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर्स ग्लैंड। क्या करता है बच्चे? काउपर्स ग्लैंड जो है ये रिलीज, ये सीमेन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीज करता है लुब्रिकेंट। क्या रिलीज करता है? लुब्रिकेंट रिलीज करता है। होप्स ऑफ लुब्रिकेंट को जानते हैं, स्नेह ग्रीस का काम करता है। आपको मालूम है वेजाइना और ग्लैंड्स पेनिस मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हैं ये, और इन दोनों का अगर लुब्रिकेंट के बिना बिना कॉपुलेशन होगा, इंटरकोर्सेस होगा, तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। सो इसे यूजफुल एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए लुब्रिकेंट रिलीज होता है, ताकि उनमें घर्षण फ्रिक्शंस ना हो और वो एक ब्यूटीफुल मूवमेंट हो। सो लुब्रिकेंट वर्ड याद रखना बच्चे, लुब्रिकेंट जो रिलीज होता है कब? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन मतलब इंटरकोर्सेस। इंटरकोर्सेस मतलब जब उनके बीच में इंटरकोर्स हो रहा हो, वेजाइना और पेनिस जो एक दूसरे से घर्षण खा रहे हो, उस टाइम पे इनिशियली एट द टाइम ऑफ इरेक्शन के टाइम पे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेंट रिलीज करता है। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखेंगे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इस तरह से हमने सभी ग्लैंड्स के बारे में पूरा एक कंप्लीट पॉइंट हमने पढ़ लिया। होप सो मैं एक बार फटाफट रिवीजन, फास्ट रैपिड रिवीजन कराता हूं, आप फटाफट समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई, हम लोगों ने पढ़ा, आज स्टार्ट किया टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में मैंने बताया कि इसके पास बच्चे दो ही सेल है। सबसे पहली चीज है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमारा पार्ट क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल है। पहले का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक जर्म सेल है जो बाद में जाके स्पर्मेटोजुआ और वो फर्दर स्पर्म बनाएगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें कि स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं बताऊंगा। जर्म सेल है तो स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म बनाती है। दूसरी सेल एक अंदर है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल नर्स सेल कहलाती है, नरिशमेंट केयर करती है, केयर टेकर है, इसलिए नर्स कहलाती है। नर्स सेल ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जो हार्मोन्स रिलीज होगा उसका नाम क्या है? इनहिबिन। ये नेगेटिव फीडबैक देगा, आप यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के अगेंस्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस के अगेंस्ट नेगेटिव फीडबैक। हार्मोन का नाम इनहिबिन। कहां से रिलीज होता है? सर्टोली से। बहुत जरूरी बात, बियॉन्ड द एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं, बट बहुत जरूरी है बच्चे की, ये बिल्कुल आप ध्यान पे रखें कि प्रोसेस स्टार्ट तो होता है बट उसका रोकना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको रोकना नहीं जानेंगे तब तक आप उस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। अगली ग्लैंड का नाम है बच्चे, यहां पे याद रखना इंटरस्टिशियल स्पेस है ये। यहां पे जो सेल है इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इस सेल का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। और ये इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल बहुत ज्यादा अमाउंट में एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन वो रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन्स। इसके अलावा इसके पास होती है ब्लड वेसल्स। कई बच्चों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए ब्लड वेसल्स कहां है? देखने में बहुत आसान लग रहा है बट कहां है पूछ दिया जाए तो नहीं बनेगा। सो उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा जो पार्ट गैप्स है वहां पर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। ओके, अगला पॉइंट थोड़ा सा डिटेल, बाकी मैं बीच के पाथवे आपको समझा चुका हूं। अगला पार्ट जो पढ़ना है वो एपिडाइमस का है। एपिडाइमस एक पाउच है बच्चे, उस पाउच में स्पर्म कुछ देर के लिए स्टोर होता है। कुछ देर के लिए मतलब स्पर्म बना और वहां पर स्टोर हो गया। जब टाइम आएगा इजाकुलेशन का तो वहां से रिलीज हो जाएगा। बाकी समय तक वो वहीं पर स्टोर रहेगा। एपिडाइमस का काम है स्पर्म का स्टोरेज टिल इजाकुलेशन, जब तक स्पर्म बाहर ना चला जाए।
न्यूट्रिशन। और इजाकुलेशन की जरूरत कब पड़ती है? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे, इंटरकोर्सेस के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी टाइम पे नॉर्मल रहेगा। कुछ समय के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करेगा ताकि उसकी जो कैपेसिटेशन है, क्या कहना चाहिए, कैपेसिटेशन जो है वो मिल रहे। कैपेसिटी जिसको अपन कहते हैं, कैपेसिटेशन प्राइमरी वाला बच्चे बिल्कुल याद रखना, क्योंकि सेकेंडरी कैपेसिटेशन फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है। प्राइमरी कैपेसिटेशन मतलब थोड़ी सी ताकत देना है स्पर्म को कि भाई थोड़ा बहुत तो मूवमेंट कर सकते हो, हाँ कि नहीं, तो कौन प्रोवाइड करेगा? एपिडेर्मिस। यहां से रिलीज होने के बाद तब ही रिलीज होगा जब इंटरकोर्स का टाइम आएगा। यहां से रिलीज होने के बाद स्पर्म पहुंचा वासा डिफरेंशिया से होता हुआ सेमाइनल वेसिकल पे, दोनों ग्लैंड एक दूसरे से मिली, दोनों जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे से मिली, डक्ट मिली, और उसे हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट कहेंगे। इजाकुलेटरी डक्ट वो जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है उससे भी मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी मिलेगी, और ये पूरा पार्ट कुछ समय के लिए यूरिन भी रिलीज करेगी, तो यूरेथ्रा कहते हैं, और कुछ देर के लिए ये सीमेन भी रिलीज करेगी, इसलिए इसे इजाकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चे 3 ग्लैंड्स के बारे में। वो ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है और उनका क्या रोल है, मैंने बहुत सॉफ्टली आपको समझाया है। ग्लैंड का सबसे पहली ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल। पहली ग्लैंड का नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल। ये पेयर में प्रेजेंट होती है, 2 की संख्या में प्रेजेंट होगी। ये 60% ऑफ सीमेन बनाने में मदद करती है, 60% ऑफ सीमेन बनाने में मदद करती है। दूसरी बात, ये इसके पास मुख्य रूप से ये प्रोवाइड करता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज अ एनर्जी सब्सटेंस फॉर सीमेन, स्पर्म के लिए ये एनर्जी प्रोडक्ट है। एटीपी सोर्स ऑफ स्पर्म को एटीपी प्रोवाइड करेगा, ये फ्रुक्टोज का काम है। दूसरी बात, इनोसिटॉल के बारे में 2 बातें। इनोसिटॉल बहुत जरूरी नहीं है बट है ऑप्शंस में, तो हमें काम आएगा। इनोसिटॉल बच्चे 2 तरीके से हेल्प के मूवमेंट में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, स्पर्म के मिडिल पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका फंक्शन करने के लिए इनोसिटॉल भी हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है यूटेरस में स्पर्म के मूवमेंट को हेल्प करता है, ताकि स्पर्म कॉन्ट्रैक्शन हो, जब उसे हम दबाएंगे तो स्पर्म आगे की तरफ में बढ़ेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म यहां पर रिलीज हुआ है और इसे यहां पर एम्पुला स्थमस के जंक्शन तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए इस पार्ट का दबना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। अगला पॉइंट, सिट्रेट, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, पीएच मेंटेनेंस में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगली ग्लैंड है, ये भी एक सिंगल नंबर पे होती है, इसका डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। ये 25% ऑफ सीमेन का 25% भाग बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल। इन केमिकल में कौन कौन सी मुख्य चीजें होती हैं? तो मुख्य रूप से कैल्शियम, अगेन वही बात, कैपेसिटेशन, मूवमेंट, इसमें हेल्प करेगा कैल्शियम, ठीक है। फॉस्फेट आयंस भी प्रेजेंट होंगे इसके पास में, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म का जो मूवमेंट करता रहता है ऐसा लगातार, वो मूवमेंट के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट जिम्मेदार होंगे। दूसरी चीज, सिट्रिक एसिड, पूरे स्पर्म में एकमात्र एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। सिट्रिक एसिड ये पीएच मेंटेन करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, वो मैं सब कुछ बता चुका हूं, और शॉर्टली आप हल्का ध्यान पे रखेंगे, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं। अगली ग्लैंड का, अगले पॉइंट का नाम है बच्चे फाइब्रिनोजन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो फाइब्रिनोजन रिलीज करता है, और फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग करना। जब स्पर्म को मोबिलिटी की जरूरत नहीं है तो अपने एनर्जी को क्यों वेस्ट करना भाई, आप अपने आप को क्लॉट बना ले, फिर जब जरूरत हो तब मूवमेंट कर लेना। एक बार स्पर्म बाहर रिलीज हो गया, अब लग रहा है भाई कि ओवा नहीं मिलने वाला, क्यों घूम रहे हो भाई इधर उधर, क्लॉट कर जाओ, मर जाओ तुम। क्लॉट कर लेने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन। अगली बात, फाइब्रिनोलाइसिन, जब आपको ऐसा लगे कि आप फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, या मान लो करना है, मूवमेंट करना है, घूमना है आपको, तो आप फाइब्रिनोलाइसिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फाइब्रिनोलाइसिन का। स्पर्म क्लॉटिंग से हटके, क्लॉट हट जाएगा वहां पर, वो फाइब्रिनोलाइसिन है। अगले ग्लैंड का नाम है बच्चे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, इसका नाम है काउपर ग्लैंड। क्या नाम है? काउपर ग्लैंड। और काउपर ग्लैंड का काम है लुब्रिकेंट रिलीज करना। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब इंटरकोर्सेस हो रहे हो, उस समय एक घर्षण की आवश्यकता नहीं है। घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें जरूरी है एक लुब्रिकेंट का, एक लिक्विड मटेरियल जो इजी बनाता है, ब्यूटीफुल मूवमेंट बनाता है इंटरकोर्सेस को।
वो पार्ट है लुब्रिकेंट का एट द टाइम ऑफ एन कॉपुलेशन। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये सारी बातें एकदम इजीली समझ में आ गई होंगी। इफ अगर आपको समझ में आई तो एक लाइक बटन एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे आपको बार बार परेशानी है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए फिर से मिलता नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।